अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अंदर कई तरह की चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन आपके लेवल के ऊपर बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज के साथ। जब कोई दो बिजनेसमैन बैठ के, जब कोई दो अकाउंटेंट्स बैठ के, जब कोई दो प्रोफेशनल जो लोग हैं जो बिजनेस को कंडक्ट करते हैं वो बैठ के कोई बात कर रहे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के लोग बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, ऑडिटर्स बैठे हुए हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक बिजनेस, कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, वो जिस वक्त बात कर रहे होते हैं तो कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसका आम लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आती। पहला काम इस पेपर का ये है कि आपको कई तरह की टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताएगा। फिर बिजनेसेस के असल हकीकत, बिजनेस होता क्या है, ठीक, बिजनेस के मतलब क्या है, असल में बिजनेस हम किसको कहते हैं, मुख्तलिफ तरह की इसकी इकसाम क्या हैं, इनमें आपस में फ़र्क किस किस तरह से है, बिजनेस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हम इधर पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप सारों के पास बुक्स हैं, नहीं है, मैं इसको पढ़ाऊंगा इसी के साथ ही जो आपकी आई कैप की बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की, लिहाजा आप वो देख लें। यहाँ से अगर हार्ड फॉर्म में मिल जाती है या फिर अगर आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में तो मिल जाएगी, ठीक है ना, ऑनलाइन। उसका अगर आपने प्रिंट लेना है आप उसका वो भी ले सकते हैं। एनीवे यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। आज सुन लें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोगों ने साथ साथ वैसे कुछ नोट करना है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस के साथ ताल्लुक़ रखता है, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग ओनरशिप ऑफ बिजनेस के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस की ओनरशिप्स किस किस टाइप की हो सकती हैं, बिजनेस की नेचर, उसकी जो फितरत है असल वो क्या है, फिर उसके बाद उसकी ओनरशिप किस किस तरह की हो सकती है। फिर आप लोगों ने नाम सुने होंगे जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी, या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। आप लोगों में से किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड है? आई कॉम, बी कॉम, किसी का भी नहीं है? आपका है बेटे? आपने पढ़ा होंगी ये वाली टर्म्स वगैरह आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना। चलो अल्लाह ताला खैर करेगा, फिक्र ना करो ठीक है ना। हमारे हमारे इस पूरी फील्ड के अंदर, हमारी इस पूरी फील्ड के अंदर एक कहावत मशहूर है, ठीक है, ज़रा इसको देख लेना। 49 इज इक्वल टू 0, 50 इज इक्वल टू 100। ये हमारी कहावत है, ठीक है ना। आप पास हो गए, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बेटे कितने आए थे पास ना। पास नहीं हुए तो फिर चाहे 49 में पास है, अल्लाह माफ़ करे, फेल हुआ कोई, अल्लाह ना करे, बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। आपके उस्ताद ने भी ये सहा हुआ है तो बड़ा शदीद किस्म का दुख होता है। तो बहरहाल आम तौर पे उसके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो बेसिकली एग्ज़ाम अपीयरेंस का जो तरीका होता है उसके अंदर मसला होता है जब इतने क्लोज मार्जिन के साथ कोई फेल हो। एनीवे मैं आपको ये बता रहा था कि तीसरे नंबर के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हैं कि आपके बिजनेस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। देखो कोई भी बिजनेस बगैर पैसे के चलना तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर आप ये सोचो कि यार मैं टीचिंग कर लूँगा, ठीक है ना, अब टीचिंग भी एक बिजनेस है, लेकिन आपको इसके लिए भी पैसा चाहिए। आप कहते हो नहीं यार मैं ट्यूशन्स पढ़ा लूँगा, ठीक है ना, इसमें तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो नहीं यार कुछ हद तक उसमें भी पैसा चाहिए। कभी आपको हो सकता है बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाना पड़े, ठीक है ना, बाइक इन्वेस्ट करनी पड़ेगा, आपको एक बाइक की ज़रूरत है, या फिर हो आप कहते हो नहीं बच्चे मेरे पास, किस तरह आ जाएंगे बच्चे आपके पास, आपको कोई ना कोई इश्तिहार देने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दौड़ धूप कोई ना कोई तो करनी पड़ेगी। लिहाजा थोड़ी बहुत किसी ना किसी चीज़ के अंदर आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड होता चला जाता है वैसे वैसे आपको पैसे की ज़रूरत भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है ना। उसका ये मतलब नहीं कि आपने पैसा रखा हुआ है तो पैसा खुद आएगा, इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा पैसा कमाना है उसके लिए उतने ज़्यादा पैसे की अमूमी तौर पे ज़रूरत होती है। आप ये कहो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, मुझे रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ मिलना हुआ और उस क्लाइंट ने मुझे बेसिकली कहा कि यार मुझे ये एक मेरा टैक्स का मसला आ रहा है, तो मैं आपको इसके अंदर कितना दूँ। मैंने कहा मैं परसेंटेज लूँगा, ठीक है, परसेंटेज लूँगा। तो परसेंटेज मैंने तो उसको छोटी सी कही, लेकिन वो भाई ने जितनी बड़ी अमाउंट जो है वो करनी थी ट्रांसफ़र, उसके अंदर हाथ से वो छोटी सी परसेंटेज भी ठीक ठाक बन जाती थी, ठीक है। अब कोई बंदा कहे कि यार सर आपने तो कोई पैसे नहीं लगाए ना, आपको, मुझे वो बंदा मिला कि इधर मस्जिद के अंदर, ठीक है ना, हाँ मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आया, मेरी उसके साथ दोस्ती होगी, उसने आगे अपने किसी फ़ौज के दोस्त के साथ मुझे मिलाया, उसने कहा जी कि मुझे ये काम है। मैंने कहा हो जाएगा। अब कोई बंदा कहे सर आपके तो कोई पैसे नहीं लगे, मैं कहूँ कि यार ये जो मैंने उसको मशवरा दिया
ये मशवरा मैंने कोई इल्हामी तौर पे दे दिया, इसके पीछे मेरी 10-20 साल की पढ़ाई है, उसके पीछे मेरे माँ बाप के पता नहीं कितने लाखों पैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड की टिकटें लगी हुई हैं, मैंने यहाँ से ये नहीं गया, मैंने वहाँ से जाके गया, ठीक है, वहाँ की टिकटें लगी हुई हैं, वहाँ का आना जाना लगा हुआ है, बड़ी मेहनतें लगी हुई हैं, तो यार फिर पैसा तो अच्छा भला लग गया, ठीक, तो भाई पैसा लगता है। बंदा कहे कि जी आपने तो बैठे बिठाए, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट थी। हाँ, लेकिन दीनी एतबार से याद रखना, दीनी एतबार से हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो रिज़्क है ना वो हमारी किस्मत का है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा जिसका कुछ भी करना धरना नहीं है, खुदा ना खास्ता उसका बाप उस उम्र के अंदर फौत हो गया, तो उसके बाप का सब कुछ इनहेरिट कर लेगा बगैर किसी मेहनत के। जिसको अपना डायपर नहीं चेंज करना आता, वो करोड़ों अरबोपति बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट। बिजनेस वो नहीं चला सकता, उसको अब उसको अपने बाप के पैसे को उधर लगाना पड़ेगा अगर उसको बिजनेस चलाना है। तो पैसा तो उसके पास आ गया, समझ गए। चलें जी, तो हम लोगों ने ये देखना है इस वाले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 है, कि बिजनेस के जो फाइनेंस आपको ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं फाइनेंस। जो पैसा आप लगाते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। कई तरह के सोर्सेज हैं। जो बिजनेस को ओन करता है, जो ओनर्स हैं, फर्ज करें कि मैंने आपने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, हम कहते हैं कि जी हम लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाना है, पैसे कहाँ से आएंगे, हमारी जो जमा पूंजी है हम उसको लगाएंगे। एक ये है, ठीक है। एक जो एक अल्लाह हिफाजत फरमाए कोई सूदी जरिया है, जाके इंसान कर्जा ले लेता है, ठीक। एक जो है ये है कि इंसान किसी और पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराता है और लोगों से कहता है कि यार तुम लोग भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। किसी से पर्सनल लोन ले लेता है, ठीक। मुख्तलिफ तरह के आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, हर एक के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। अच्छा, उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये अगला चैप्टर है उससे, नंबर 5। देखें, आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बिजनेसेस को चलाने के काबिल हो जाएं, ठीक है। आप बिजनेसेस को अच्छे तरीके से चलाने के, फिर उनके अंदर के मसले मसाइल को एनालाइज करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको एनालाइज करके, उनको करेक्ट करने के काबिल हो जाएं, स्पेशली जो फाइनेंशियल मसले मसाइल हैं। अब ये जो आपकी फाइनेंशियल पढ़ाई है बच्चों, इसका इंटायर ताल्लुक इंफॉर्मेशन के साथ है। तकरीबन हर तरह की पढ़ाई, इंफॉर्मेशन इज मनी। आजकल याद रखो इस चीज़ को, कहते हैं नॉलेज इज मनी, तो नॉलेज भी तो इंफॉर्मेशन पे ही कंसिस्ट करती है ना। नॉलेज भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज अल्टीमेटली योर वेल्थ। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंफॉर्मेशन आज के दौर में इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें उसको मैनेज करने के लिए बाकायदा सिस्टम्स की ज़रूरत है। याद रखें, आज से 20, 25, 30 साल पहले तक इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी। हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन की इतनी एक्सेस नहीं थी जितनी आज के दौर में। आप लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, हम लोगों ने उस दौर के सारे काम किए हुए हैं जब इंसान के पास अगर घर में इंसाइक्लोपीडिया होती थी ना, तो उसको बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था कि यार इसके पास इंसाइक्लोपीडिया है, कभी भी जाके इंसाइक्लोपीडिया खोलेगा और उसमें से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेगा। और अगर उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर इंफॉर्मेशन ना होती, मुझे याद है मैं 6 साल का था, 6 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जब अभी भी आज भी मेरे घर में वो इंसाइक्लोपीडिया पड़ी हुई है, दीवार कवर कर देती है, ठीक है ना, पूरी शेल्फ है। तो वो मेरे ख्याल में यहाँ से लेकर, उसमें मल्टीपल इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक एक ए से लेकर जी तक की इंसाइक्लोपीडिया थी, जो उस दौर में, यानी कि मैं हूँ इस वक्त 33 का, तो मैं कितना कहूँगा 25-27 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस दौर के अंदर वो 40,000 50,000 रुपए की आई थी। और उसमें आप यकीन जानो, आज जो आपको गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, उसके रत्ती बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड किस्म की इंसाइक्लोपीडिया थी, बड़ी वास्ट किस्म की इंसाइक्लोपीडिया उसको समझा जाता है। लेकिन जो आज आप एक बैठे बैठाए मोबाइल के ऊपर सर्च करके फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हो, कतई तौर पे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन आज के दौर में बहुत हो चुकी है, और बिजनेसेस के अंदर भी बहुत हो चुकी है। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, गूगल को इस्तेमाल करते हो, एक एक चीज़ आपकी उनके पास जा रही होती है। एवरी सिंगल थिंग, क्लिक किस वक्त किया, किस पेज को खोला, कितनी देर तक खोला, क्या क्या कंटेंट देखा, कितनी देर तक देखा, उसको डाउनलोड किया कि नहीं किया, किस वाली चीज़ को इसने डाउनलोड किया, किस वाली चीज़ को इसने डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की आपकी प्रेफरेंसेस वो जमा करते जाए। इनको इसको इकट्ठा करने की उनको क्या सोच है? हाँ, एक तो है कि नज़र रखते हैं, वो तो है, सिक्योरिटी एजेंसीज तो करती हैं,
हम समझते हैं ना कि वो इनकॉग्निटो मोड जो होता है, जिसको हम सेफ मोड कहते हैं, सब कुछ पता चल रहा होता है अगलों को। आपकी ईमेल आपको लगता है कि प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं होती है, इसमें बड़े सारे अश्कालात हैं। व्हाट्सएप को सारे लोग कहते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मैंने खुद देखे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर इसके पूरे पूरे प्रिंट निकले हुए, लोगों की स्क्रीनशॉट्स, उनकी तस्वीरें, इतने इतने ऊंचे प्रिंट्स नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इतनी इंफॉर्मेशन इन इदारों ने जमा करके क्या करनी है? 7 बिलियन लोग हैं दुनिया के अंदर, 7 से 8 बिलियन लोग, जिसमें से तकरीबन 2 बिलियन लोग एक्टिव यूजर्स हैं सोशल मीडिया के। 2 बिलियन को छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। एक 1 पॉइंट समथिंग बिलियन तो सीधा सीधा इधर है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। 1.25 बिलियन के करीब तो, यानी कि 1.25 अरब के करीब तो इंडिया के अंदर है। उसमें से चलो हम एक बहुत बड़ी तादाद जो है साइड पे कर देते हैं, जिनके पास कंप्यूटर तो क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो उनको हम साइड पे कर देते हैं। तो फिर भी इंडिया में गया गुजरा भी अगर हम लोग कहें, एस्टिमेट कहें, तो 50 करोड़ के करीब तो बंदा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी बेतहाशा लोग, रेडी वाला भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। मेरे काम वाले जो हैं वो जितने माली, मेरे सफाई करने वाले, सारों ने स्मार्टफोन्स रखे होते हैं, है ना, सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम इतना नहीं करते जितना वो करते हैं। पहली चीज़ आके भाई मुझे वाईफाई का पासवर्ड तो दे दें, पहली उनको फिक्र ये होती है। जब से हम लोगों ने उस पर स्ट्रिक्ट किया, उन्होंने जनाब पैकेजेस करवाना शुरू कर दिए। तो बहरहाल सोशल मीडिया, अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन, हर बंदा क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, किस तारीख में क्या देखा, किन वाली डेट्स के ऊपर वो किस चीज़ को ज़्यादा देखता है, यहां तक नोट करते हैं वो। इस इंफॉर्मेशन का इदारों ने क्या करना है? दिस इज यूज्ड टू एक्चुअली अर्न मनी। मैं एसीसी का स्टूडेंट था जिस वक्त, मेरी सारी पढ़ाइयों में एसीसी सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, है ना। एसीसी का स्टूडेंट था जिस वक्त, मेरे हर सोशल मीडिया पे हर चीज़ के ऊपर एसीसी है, उससे रिलेटेड क्लासेस, उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, उससे रिलेटेड जो है मुख्तलिफ तरह का स्टडी मटेरियल, उसके ऐड आ रहे होते थे। बंदा पूछे इनको किस तरह पता चलता है, ठीक है, उनको इस तरह पता चलता था कि भाई वो मेरी एक एक सर्च के ऊपर नजर रखते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन इतनी ढेर, इतने अंबार लोगों के बारे में जब एक जगह पे जमा हो रही होगी, तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, सिर्फ ये इतने से लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की इंफॉर्मेशन हम लोग अगर पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करें ना, तो आप यकीन जानो ये बिल्डिंग छोटी पड़ जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे अंदर। अगर हम लोग अपने रिश्तेदारों की, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स की, अपनी मेडिकल हिस्ट्री की, अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री की, अपने घूमने फिरने की हिस्ट्री की, दोस्तों यारों की, सारी चीज़ें जो हमारे से रिलेटेड हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू करें तो कितनी ज़्यादा है। अब मुझे थोड़ी देर के बाद ज़रूरत पड़े कि यार मैंने इरफान की जो है ना, खाने में इसको जो चीज़ पसंद होती है ना, वो देखनी है कि क्या है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, कागज़ इधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, पता ही नहीं है किधर है वो इन्फॉर्मेशन। लिख के हम लोगों ने आज से साल पहले रखी हुई थी। अब मसला ये, इतनी ढेर इन्फॉर्मेशन को फिर हम लोगों ने यूज़ किस तरह से करना जब हम उसको मैनेज ही नहीं कर सकते। इसके लिए हम बनाते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। ये जो अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, ERP सिस्टम, मैंने लफ्ज़ किया था ना इस्तेमाल, कि मैं 2012 के अंदर इस तरह की कंपनी में था जो ERP सिस्टम। ये ERP सिस्टम बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट सही तरीके से करना है, उसको स्टोर सही तरीके से करना है, उसको कैटेगराइज सही तरीके से करना है कि ये इस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है, ये इस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है, ये खाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये पहनने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सोने से रिलेटेड, ये हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, ये सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स का काम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों देखो, आज से कोई 20 साल पहले तक, बल्कि 20 भी नहीं, आप समझ लें कि आज से कोई 15 साल पहले तक, मेन फोकस जो दुनिया का था ना, हमारी दुनिया का, CA ACCA की दुनिया का, ऑडिटर्स की, लॉयर्स की, अकाउंटेंट्स की, ठीक है ना, एनालिस्ट्स की दुनिया का जो मेन कंसर्न था ना, वो था इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल। क्या था? कंट्रोल, लोगों पर कंट्रोल, लोगों पर चेक्स, लोगों को मुसलसल काबू में रखना, ये हमारा मेन फोकस होता था। नज़र रखना उनके ऊपर कि कोई गड़बड़ काम ना कर दें। उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल्स डिज़ाइन करते थे। मसलन क्या कंट्रोल है? एक कंट्रोल है जी कि इस वाले कमरे के अंदर ऑथराइज पर्सनल कोई नहीं दाखिल होंगे। उसके ऊपर हम लोग एक स्टिकर लगाए थे, यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के लोग दाखिल होंगे। अगर लोग उससे भी नहीं रुक रहे, फिर भी आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक वो लगा देते थे, लॉक लगा देते थे। चाबियाँ सिर्फ उन लोगों को देते थे
जो यहाँ पे आ सकते हैं, वो भी नहीं काम कर रही तो फिर हम लोग थंबप्रिंट वाला लॉक लगा देते थे कि भाई ये जो बायोमेट्रिक लॉक है ना वो लगेगा सिर्फ जिन लोगों को। ये है कंट्रोल्स, याद रखो। मसला ये है कि 1400 साल से हमारा दीन हमें ये कह रहा था कि निज़ाम बनता है लोगों से। किससे बनता है? हाँ, जब तक लोग सही नहीं है ना, तुम अच्छे से अच्छा बंदा भी लाके उनके सर पे बिठा दोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम को सही किया, लेकिन सबसे पहले उम्मत को सही करने की कोशिश की। बहुत अरसे तक पहले ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेहनत की। जब सहाबा कराम की एक पूरी जमात बन गई जो इंतहाई अच्छे थे, फिर जाके मदीना की रियासत बनी। ऐसे ही नहीं बन गई एक आध दिन के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस था जिसमें लोग जिस वक्त सही हो जाते हैं फिर जाके निज़ाम स्टेबली सही होता है। वरना अच्छा हुक्मरान अगर सर पे आ भी जाए तो कुछ ही अरसा लगता है, लोग इतना करप्ट होते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं इसको साइड पे करो, यानी ये हमें फ़ायदा नहीं है, हमें मज़ा नहीं आ रहा है इसके होते हुए। तो इन लोगों को अब जाकर ये चीज़ रियलाइज़ हुई, गोरों को, बाहर की दुनिया को, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली अपनी पढ़ाइयों में, अपने प्रोफेशनल लाइन्स में वेस्टर्न ममालिक ही को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने आज से कोई 10-15 साल पहले एथिक्स का बहुत ज़ोर लगाना शुरू किया। इनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लें, जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लें, ले देकर एंड के ऊपर अगर दो लोगों ने आपस के अंदर मिली भगत कर ली तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया और चाबियाँ सिर्फ उन लोगों को दे दी जिनको यहाँ पे आने की इजाज़त है। अब एक इस तरह का बंदा जो फ्रॉडिया है, वो इस कमरे के अंदर आना चाहता है, उसकी दोस्ती हमारे एक ऑथराइज्ड बंदे के साथ है जिसके पास चाबी है। उन्होंने मिल के प्लान बनाया, कहा चल यार मैं तुझे चाबी दे दूंगा। किधर गया कंट्रोल? कंट्रोल ख़त्म। मैं कहा चलो इससे आगे का एक कंट्रोल लगा देते हैं, हम बायोमेट्रिक लॉक लगा देते हैं। वो कहता है यार तू टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए आके अंगूठा लगा दूंगा, तू अंदर चला ले। कंट्रोल ख़त्म। फिर हमने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हम एक चौकीदार अंदर बिठाएंगे कमरे के, हम अंदर बिठाएंगे एक बंदा, कैमरा लगाएंगे। ये बात है, मगर जो अंदर बंदा बैठा है उसके साथ दोस्ती लगाओ, उसको कुछ पैसे लगाओ, जो कैमरे के पीछे बंदा बैठा है उसको पैसे लगाओ, वो भी रिकॉर्ड उड़ गया, ये भी बंदा कुछ नहीं बोलेगा। कंट्रोल ख़त्म। तो बात ये है कि जब तक लोग नहीं सही होंगे तब तक कंट्रोल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं। जितने मर्जी अच्छे आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हों, जितने मर्जी आपके अच्छे कंट्रोल्स और चेक्स हों, अगर लोगों के अंदर ही मोरालिटी नहीं है और एथिक्स नहीं है तो अल्टीमेटली इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कलूजन। क्या कहते हैं? कलूजन। कलूजन का मतलब होता है मिली भगत, आपस में मिल जाना किसी भी गड़बड़ काम के लिए। कलूजन ये एक वीकनेस है किसी भी तरह के कंट्रोल की। जितना मर्जी अच्छा कंट्रोल हो, बहरहाल कलूजन जो है वो उसको सत्यानाश फेर देती है। ठीक है जी, चलें। इसके बाद याद रखें, आपका कोई भी बिजनेस, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया उसकी मार्केटिंग और सेल्स होती है। हम एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बनाते हैं टेक्सटाइल का, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की बहुत अच्छी मार्केट है, बल्कि मेजर बिजनेस है ही टेक्सटाइल। अब जाके अब आईटी जो है माशाल्लाह वो इंक्रीज़ करता चला गया, अब काफ़ी आगे बढ़ गया। लेकिन हमारा ट्रेडिशनली जो सबसे बड़ा बिजनेस था लोकली भी और एक्सपोर्ट वाइज भी, वो टेक्सटाइल रहा था। अब अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, हम कहते हैं जी हम लोगों ने पैसे लगाए, 1 अरब रुपए लगाया, मिलें लगाई, लोग हायर किए, इंजीनियर हायर किया, अकाउंटेंट्स हायर किए, एचआर वाले लोग हायर किए, ठीक है नहीं, सारा कुछ हायर किया, कपड़े का मटेरियल ख़रीदा बेहतरीन किस्म का, कॉटन और यार्न ख़रीदा। फिर उसके बाद वो जो है मिलों के अंदर उसने बनना शुरू हुआ, कपड़ा बनना शुरू हुआ, कपड़ा भी बेहतरीन बना लिया। आपके ख्याल में बिज़नेस चल जाएगा? बच्चे बिज़नेस को नहीं कहते। बिज़नेस तब चलता है जिस वक्त ख़रीदार आता है। लिहाजा सबसे पहली कड़ी किसी भी बिज़नेस की उसका ख़रीदार है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने चीज़ इतनी अच्छी बना ली, बेहतरीन किस्म की मैंने चीज़ बना ली, ख़रीदार किधर है? अब याद रखें, एक चीज़ है सेल्स और एक चीज़ है मार्केटिंग। ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। मार्केटिंग और सेल्स दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मार्केटिंग होती है, फिर सेल्स होती है। पुराने दौर के अंदर ये एक कहावत होती थी कि जी अच्छा सेल्समैन वो है जो मिट्टी भी बेच देता है, ठीक है ना। आज के दौर में हम ये चीज़ नहीं मानते। हम कहते हैं अच्छा सेल्समैन वो है जो पहले से मार्केट का अंदाज़ा लगाता है कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है,
क्योंकि आप मट्टी तो बेच दोगे उसको, वो एक ही दफ़ा बेच सकते हो बस, अगली दफ़ा फिर वो वही मट्टी आपके मुंह पे फेंकेगा, कहे भाई तुमने मुझे क्या बेच दिया। उसको हफ्ता 10 दिन महीना लग जाएगा, अगर ज़्यादा ही डफर होगा तो साल लग जाएगा इस चीज़ का एहसास होने के अंदर कि यार ये तो चीज़ मेरे साथ धोखा हो गया। उसके बाद वो कभी आपकी बात में नहीं आएगा। तो जो अच्छा सेल्समैन है वो होता है जो मार्केट के अंदर पहले अंदाज़ा लगाता है कि लोगों को असल में चाहिए क्या है, मैं वो बेचूं। आप जनाब गाड़ियों की कंपनी बनाते हो, बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ बनाते हो, ठीक है ना, कमाल किस्म की गाड़ियाँ बनाते हो, बेहतरीन इंजीनियर्स हायर किए, बेहतरीन क्वालिटी की गाड़ियाँ बनाई, सेफ्टी के लिहाज से A1 थी, डिज़ाइन के लिहाज से कमाल की थी, परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छी थी, फ्यूल एफिशिएंसी उनकी बहुत अच्छी थी, हर लिहाज से आपकी गाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेहतरीन थी। जितने आपके कंपेटिटर्स हैं दुनिया के अंदर उनके लिहाज से आपकी गाड़ी सबसे अच्छी थी, लेकिन आप बेचने कहाँ लगे? अफ्रीका के ऐसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे बेचारों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो बेचारों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो आपकी गाड़ियाँ कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, वो आपकी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, उनको खाना पीना चाहिए। आपने मार्केटिंग सही नहीं की। आपको देखना चाहिए था मैं जिस मुल्क में बैठा हुआ हूँ इस मुल्क के अंदर इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। जब ज़रूरत ही नहीं थी, लोग पहले ज़रूरत को पूरा करते हैं अमूमी तौर पे, पहले ज़रूरत को पूरा करते हैं, बाद में ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर गाड़ी उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, ज़रूरत नहीं है। पहले उनको खाने पीने कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है, रहने की सही जगह की ज़रूरत है, बाद में जाके किसी स्टेज में वो गाड़ी देखेंगे, सवारी वगैरह को देखेंगे। तो बच्चों मार्केटिंग और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा हम लोगों ने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। एक चीज आप याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन इदारा, ये भी एक इदारा है, क्रेसेंट भी एक इदारा है, ठीक है, राइज भी एक इदारा है, स्कैंस भी एक इदारा है। आपके ख्याल में इदारा किसको कहते हैं? ये जो क्रेसेंट की बिल्डिंग है इसको कहते हैं? नहीं। आज ये कोई और जगह पे भी ब्रांच खोल लेंगे ना, और यही टीचर्स यही मैनेजमेंट उठ के वहां पे चले जाएगी, तो वो क्रेसेंट हो जाएगा, ये क्रेसेंट नहीं रहेगा। लिहाजा हमें ये पता चला कि इदारा बेसिकली लोगों को कहा जाता है, बिल्डिंग को नहीं कहा जाता, ठीक है ना, लोगों को कहा जाता है जो एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। यही लोग जब यहां से निकलते हैं ना, अपने अपने घरों में जाते हैं, फिर वो क्रेसेंट नहीं रहते, फिर वो क्रेसेंट नहीं रहते। लिहाजा इसके अंदर कुछ हद तक फिजिकल बाउंड्री भी काउंट करती है, कुछ हद तक, लेकिन आज के दौर के अंदर ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुका है। इंटरनेट की वजह से, नए सिस्टम्स की वजह से, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की वजह से ये फिजिकल बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल ये फिजिकल बाउंड्री पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, चेंज हुई है। मसलन अब ऑनलाइन हम लोग अगर काम करते हैं तो हमारी जो एक्सेस है, हर बंदे को जिसको पोर्टल पे एक्सेस है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है, वरना उनको एक्सेस नहीं है। तो एक तरह से फिजिकल बाउंड्री आपकी चेंज हो गई है, अब ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई है कई मुल्कों के अंदर, कई जगहों के ऊपर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी भी एक लिमिटेशन है, हर कोई आके उसके अंदर काम नहीं कर सकता। आप क्या क्रिसेंट का हिस्सा है? नहीं, आप क्रिसेंट के कस्टमर्स हैं। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। याद रखें, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, मेनली ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। सही है जी। तो याद रखें लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है ना। बंदा है तो सब कुछ है, बंदा नहीं है तो फिर कहानी खत्म, कोई मसला नहीं, फायदा ही क्या। वो किसी ने आज से कुछ अर्सा पहले ना इंटरव्यू लिया इसका, इमरान खान का, मैं कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जी हमने सुना आप बड़े कंजूस हैं। उसने कहा जी किस तरह सुना? कहते जी हमने सुना आपके घर में भी कोई आता है ना तो आप उसको कुछ ज़्यादा खिलाते पिलाते नहीं है। उसने बड़े मज़े की बात की, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई उसकी साइड ले रही हूँ कुछ भी, लेकिन उसने बड़ी एक हकीकत पसंदाना बात की। उसने कहा कि देखें मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी इधर नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है ना, मैं अकेला होता हूँ, तो मैंने अकेले ने कितना कोई खाने का स्टॉक रखना है घर के अंदर। बंदे हों तो हमने रखा हो ना, कोई बच्चों को ये पसंद है, फलाने को, या बीवी को ये पसंद है, ये लिहाजा ला के रख लो महीने का राशन। तो यार मैं अकेला होता हूँ, खाने पड़े पड़े ख़राब हो जाना, क्या फ़ायदा। तो कहता है भाई बंदे होंगे तो फिर ज़रूरत होगी। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये सब कुछ है।
आप क्यों किसी कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए और किसी और में नहीं जाते पढ़ने के लिए? क्योंकि वहां के टीचर्स आपको पसंद नहीं होते, या किसी जगह के टीचर्स ज्यादा पसंद होते हैं। तो टीचर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है ना? एक रिसोर्स है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कि अगर वो इंसान छोड़ के कहीं और चला जाए ना तो उसके पीछे कस्टमर भी चले जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। खास तौर पे सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर, जिस तरह टीचिंग है, जिस तरह अकाउंटिंग है, जिस तरह कोई आपके नाई की दुकान है, ठीक है ना, मैकेनिक की दुकान है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट मैकेनिक की शॉप नहीं है, इंपॉर्टेंट मैकेनिक खुद है, या वो नाई खुद है, या वो डॉक्टर खुद है। अगर वो डॉक्टर उठ के कहीं और चला जाएगा, आप उस डॉक्टर के पीछे चले जाओगे, भाई यार मुझे इस डॉक्टर से तसल्ली थी। समझ गए? इसलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा ख्याल भी रखना है, इसको डेवलप भी करना है, इसको अप्रेज भी करना है, इसको चेक भी करना है, इसकी इंप्रूवमेंट करनी है मुसलसल। लिहाजा एक पूरा चैप्टर 8 जो है वो इसके ऊपर मुख्तस है, ठीक है जी। फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आता है, जो बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी तरह की होती हैं, कई तरह की हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं आपको। जिस तरह हम आपको एक टीचिंग की सर्विस दे रहे हैं, नाई आपको एक कटिंग की सर्विस देता है, दर्जी आपको एक सीने की सर्विस देता है, ये सर्विस है। ये आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कोई देता आपको, ठीक है। लिहाजा हम आपको वो चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं अपने अंदर से, अपने स्किल्स से। हम आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट बाकायदा बना के, ये नहीं होता कि आप किसी सर्विस वाले के पास जाओ, नाई वाले के पास जाओ और उसको कहो कि यार 2 कटिंग्स पैक करा दे। करते हो कभी? नहीं कर सकते। आपको यार मैं अगले 6 महीने बड़ा बिजी हूँ, इस तरह करता हूँ कि यार मैं महीने में 1 दफ़ा कटिंग कराता हूँ, यार 6 जो है ना 6 मेरी कटिंग्स जो है ना वो पैक कर दे, नहीं कर सकते। सर्विस उसी वक्त प्रोड्यूस होती है, उसी वक्त डिलीवर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आना शुरू हो गई। याद रखो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। किस तरह चेंजेस आना शुरू हो गई कि इस दौर के अंदर अब कुछ हद तक हम सर्विसेज को भी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन याद रखो डिलीवर जो है ना वो उसी वक्त ही होती है। जिस तरह हम लोग कहते हैं जी हमने लेक्चर, इस वक्त ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड करा के रख लिया, स्टूडेंट ने जिस वक्त देखना है वो देख लेगा, लेकिन बहरहाल डिलीवर उसको उसी वक्त ही होगा। अभी भी उसके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं आया, डिलीवर उसको वही चीज़ हुई है जो इंटेलेक्चुअली डिलीवर हुई है, या उसको एक चेंज के अंदर डिलीवर हुई है। जिस तरह कटिंग, पहले बाल और तरह के थे, अब और तरह के हो गए, ठीक है ना, एक चेंज का। इनटेंजिबल कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं? इनटेंजिबल, ऐसी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज है। टेंजिबल चीजें वो होती हैं जिनको आप छेड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। इनटेंजिबल चीज वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस करते हो, ठीक है। तो आमतौर पे सर्विसेज डिपार्टमेंट का ये ताल्लुक होता है। लेकिन सर्विसेज डिपार्टमेंट आमतौर पे कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा गंभीर किस्म के नहीं होते। आप आए इधर, टीचर को हम लोगों ने बुलाया, टीचर ने खुद से चीज सीखी और आपको पढ़ाया, कहानी खत्म, ठीक है। आपका टेस्ट ले लिया, ये हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। लेकिन जिस वक्त हम लोग कोई फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं ना, फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर बड़ा कुछ आता है, ये जरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं, गाड़ी एक फिजिकल प्रोडक्ट है। आप टोयोटा की एक गाड़ी खरीदते हो जाके, सुजुकी की गाड़ी खरीदते हो जाके, होंडा की कोई गाड़ी खरीदते हो जाके, ये गाड़ी ऐसे ही नहीं बन जाती, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। इसका एक एक पुर्जा जो है, उसके रॉ मटेरियल्स कहीं से आ रहे हैं, कभी कभार उसके कुछ कुछ पुर्जे अलग अलग जगहों के ऊपर डेवलप हो रहे होते हैं। होंडा जो है वो टायर्स नहीं बनाता, टायर्स उसके जनरल वाले बनाते हैं, या कॉन्टिनेंटल वाले बनाते हैं, या गुडियर वाले बनाते हैं, या ब्रिजस्टोन वाले बनाते हैं। पहिए जो है हो सकता है खुद बनाते हैं, हो सकता है कोई और बनाता हो, ठीक। इसी तरह इनके अंदर की जो सीट्स हैं उसका फोम जो है ये खुद से नहीं बनाते, फोम ये खरीदते हैं। फोम कौन बनाता है? इसकी और कंपनीज हैं मुख्तलिफ तरह की। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेतहाशा चीज़ें आती हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको एक बात की रॉ मटेरियल्स की और मुख्तलिफ चीज़ों की। अंदर भी इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है? इसके कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, बेशुमार डिपार्टमेंट्स होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस होते हैं। खरीदने का प्रोसेस, रॉ मटेरियल खरीदने का, रॉ मटेरियल स्टोर करने का प्रोसेस। उस रॉ मटेरियल किसको कहते हैं बच्चों? खाम माल को। हम लोगों ने गाड़ी खरीदनी है ना, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के लिए इनको रबर की भी ज़रूरत है, रबर, प्लास्टिक की भी ज़रूरत है, लोहे की भी ज़रूरत है, लेदर की भी ज़रूरत है, ठीक है ना, टिन की भी ज़रूरत है, कुछ हद तक गोल्ड की भी ज़रूरत है। अंदर कई इस तरह के पार्ट्स होते हैं, चिप्स वगैरह के और कई चीज़ों के, जहाँ पे गोल्ड, टिन वगैरह, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक।
वो आपको ऐसे ही पकड़ा दें ऐसे करके एक पूरा ट्रॉली के अंदर, एलो जी फड़ो गाड़ी, ये तो गाड़ी नहीं, ये तो सारा रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल को गाड़ी के अंदर चेंज कराने तक और फिर उस गाड़ी को आप तक पहुंचाने तक बेतहाशा प्रोसेसेस हैं। पहले तो रॉ मटेरियल लेके आने में भी प्रोसेस है, उसको परचेज करने के लिए देखनी है मुख्तलिफ जगह, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जहां से मिला वहां से खरीद लिया, क्वालिटी देखनी है, प्राइस देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी है कि हमें हर दफ़ा कर पाएंगे डिलीवर कि नहीं, इसी क्वालिटी का, इसी प्राइस का जो हमें चाहिए, और फिर कितना ये करीब है, हम लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ख़रीदना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बल्कि इसके प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी फूड एंड बेवरेजेस के इसके प्रेसिडेंट है। एक दफ़ा हम उनके पास बैठे हुए थे और हमने उनसे बात की, हमने कहा जी कि आप हमें बताएं कि कामयाब बिजनेसमैन कौन होता है। उन्होंने कहा बेटे, अगर मैंने अपने 40 साल के पूरे बिजनेस के तजर्बे का आप लोगों को एक हल बताना है ना, मैन्युफैक्चरिंग के हैं वो बंदे, ठीक है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री के नहीं है। आप लोगों ने शायद सुना, गॉफ़ी स्वीट्स एंड जेलीज़ का नाम सुना है कभी? गॉफ़ी स्वीट्स एंड जेलीज़ हैं, फिर ये मुख्तलिफ, ये जितने आपके बेकरीज शेकरीज के पास प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो भी सारे इनके होते हैं, ठीक है ना, जितने पैकिंग के लिए बॉक्सेस वो भी सारे इनके होते हैं। फिर गॉफ़ी स्वीट्स एंड जेलीज़ के नाम से ना इनकी बेतहाशा रेंज होती है। बहरहाल बड़ा ठीक ठाक बिजनेसमैन है। तो इन्होंने हमें कहा कि बेटे, कामयाब बिजनेसमैन वो है जो अपने ख़रीदने के ऊपर काबू कर लेता है, बस। सेल्स जो ज़्यादा कर लेता है वो कामयाब नहीं है, जिसका प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो ज़्यादा कामयाब है। क्योंकि जब आपकी परचेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आपकी सेल्स के ऊपर भी कमांड है। जिसकी परचेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, अब उसकी सेल्स पे भी कमांड है। आपने परचेज ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ की, ज़्यादा सस्ते दामों की, ठीक है, और अच्छी मिकदार में कर ली, जितनी मिकदार की आपको ज़रूरत थी, तो अब आप उस चीज़ को बना भी अच्छी तरह से पाओगे, जल्दी बना पाओगे, और फिर उसको सस्ते दामों में भी प्रॉफिट कमा पाओगे। आपने चीज़ ही 50 रुपए की खरीदी थी, उस पर बनाने का फ़र्ज़ करो 10 रुपए लग गया, अब वो 60 रुपए की आपको चीज़ पड़ी टोटल। आप ही के साथ का एक और बंदा है जिसने सेम क्वालिटी की चीज़ जो 100 रुपए की खरीदी थी, और उसको बनाने के ऊपर उसके 10-15 रुपए लग गए, 110 रुपए की फ़र्ज़ करो उसको पड़ी, आपको 60 रुपए की पड़ी। अब वो बंदा अगर अपना नुकसान से बचना चाहता है तो उसको मिनिमम भी 110 रुपए की वो चीज़ बेचनी है, इसमें उसको फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। क्या कहते हैं? हाँ, ये बस इसका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है, बिल्कुल इवन पे आया। 110 रुपए की उसने चीज़ बेच दी। आप कहते हो कि अच्छा ये बात है, मैं 100 रुपए की चीज़ बेचूंगा, अभी भी आपको कितना प्रॉफिट होगा? 40 रुपए का। ये फ़ायदा होता है प्रॉफिट को, अपना प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट कहते हैं ख़रीदारी को, इसके ऊपर काबू पाने का। यहाँ से आपकी सारी स्ट्रेंथ आती है। हमारे पास बेतहाशा एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर ही, जहाँ पे 2 कंपेटिटर्स के अंदर से सिर्फ एक रह गया, वो इसलिए क्योंकि दूसरे की जो ख़रीदारी थी वो अच्छी थी। ठीक है, चलो जी बच्चों, फिर एंड के ऊपर, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम आई कैप की बॉडी के अंदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके हम लोगों ने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को भी सर्व करना है, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री से मुतल्लिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, इनके मेन जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये था आपका बेसिकली सिलेबस का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में आप लोगों ही के साथ मेरी क्लास है VWCS की, उसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है। आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को अब अवेलेबल करवा लें। मेरा स्टडी प्लान इस तरह से चला करेगा कि हम लोग हफ्ते के अंदर जो भी पढ़ाई करेंगे, होपफुली उसी वीक के अंदर, हो सकता है इस वीक ना हो क्योंकि स्टार्टिंग वीक है, लेकिन होपफुली उसी वीक में हम लोग इंशाल्लाह फिर उसका टेस्ट भी लिया करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है इस वाले वीक ना हो सकता है, लेकिन होपफुली आप याद रखेंगे जो आपका एंड वाला डे हुआ करेगा ना, उसके अंदर आपका टेस्ट अवेलेबल हुआ करेगा इंशाल्लाह। सही है जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह।